बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद जान बाबर अपने चैनल क्रॉसरोड्स 24 के साथ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सवात में जब से हालात ने एक पलटा खाया है और एक ऐसा तासुर उभरा है कि वहां पर हालात उस नहज पर वापस चले जाएंगे जैसा कि 2008 और 9 के दौरान हुआ था कि वहां पर तालिबान का राज होगा और एक बार फिर जो लोगों की जिंदगियां हैं वो मुश्किल से दो चार हो जाएंगी। इस सारी सूरत हाल के आने के बाद जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो यहाँ पर सूबाई हुकूमत जो मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लोगों की जानिब से कुछ इस किस्म के शिकवे किए जा रहे हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि उन्हें इस बात का खदशा लाहक है कि शायद ये सब कुछ उनको ख़राब करने के लिए किया जा रहा है या मुस्तकबिल करीब में इनकी सियासी हैसियत को कम करने के लिए इस किस्म के हालात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके लिए वो जवाब देते हैं कि इन्होंने तो स्वात को अपने पैरों पे खड़ा कर लिया था और यहाँ पे हालात ऐसे हो गए थे कि इन्होंने वहाँ पर हर तरफ खुशहाली ही लेके आए थे और लोग भी खुश हैं और रोज़गार भी चल रहा है और लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है और ये सब बातें वो करते हैं। और साथ में वो रियासत से मुतालबा करते हैं कि वो बताएं कि ये हालात ऐसे क्यों ख़राब हुए, अब फिर क्यों वहाँ पे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसके लिए वो जो आखिरी वाक़या हुआ है उसने बहुत ज़्यादा जल्दी पे तेल का काम किया है कि जब बच्चों की वैन पर गोलियां चलाई गईं जिसमें उनका जो ड्राइवर था वो हलाक हो गया जबकि 2 बच्चे ज़ख्मी हैं। ये वो बातें हैं कि जिसको देखते हुए ये अंदाज़ा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त का जो रद्द अमल है इस सारे मामले पे, उससे 2 बातें बहुत हद तक वाज़े हैं। एक तो वो कि वो उन्होंने ये देख लिया था अंजाम ANP का जब उसने इस किस्म की लड़ाई में तालिबान के सामने खड़े होकर आवाज़ लगाई थी और कहा था कि वो इस जंग को फ्रंट से लड़ेंगे, तो उसके बाद उनको निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो एक बात तो ये उनके जहनों में बैठी हुई है कि इस तरीके से अगर उनको पाकिस्तान की रियासत के साथ क्लब करके अगर कोई कार्रवाई होती है तो लगता यह है कि वो उससे भी बचना चाहते हैं। और इसके साथ वो एक और चीज़ से बचना चाहते हैं कि सवात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये तहरीक इंसाफ के गढ़ के तौर पे गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में सामने आया। मैं थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2008 से लेके 2013 तक सवात में 7 MPAs मेंबरान सूबाई असम्बली वो ANP के थे। उसके बाद 2013 से 2018 तक 6+1 खातून PTI के अरकान असम्बली यहाँ से मुंतखब हुए और 2018 से 2023 तक भी करीबन यही हालत है और इस वक्त वजारत आला भी सवात के लोगों के पास है। तो करीबन तमाम नशिस्तें जो हैं वो PTI को मिल चुकी थी इस आखिरी इलेक्शन में और अंदाज़ा है कि PTI को इस बात का भी बहुत ज़्यादा एहसास है कि अगर उनके इस गढ़ को निशाना बनाया जाता है जो कि वज़ीर आला का अपना आबाई हल्का भी है, तो इस तरीके से इनके साख को वो नुकसान पहुंचेगा कि जो नुकसान वो किसी भी तौर पे फिर उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इनके बारे में ये तासुर फैलेगा कि वो अपने इलाके को कंट्रोल नहीं कर पाए, वहाँ पे उनका वज़ीर आला अपने इलाके में नहीं जा पाया, वहाँ पर जो उनकी MPAs और मिनिस्टर्स थे वो लोगों को फेस नहीं कर रहे थे। और जिसका अंदाज़ा ये गुज़िश्ता दिन का जो बड़ा एहतजाज हुआ जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बोलने का मौका दिया, लेकिन लोगों ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि लोग शाकी हैं। इस वक्त लोग ये कहते हैं कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये सवाल तो करते हैं कि तालिबान यहाँ तक कैसे पहुंचे, लेकिन वो इसके लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्होंने सवात के हालात से चश्मपोशी की और वो किरदार अदा नहीं किया जो कि उन्हें अदा करना चाहिए था। जबकि तहरीक इंसाफ भी रियासत ही से गिला कर रही है। इसका वाज़े एक मतलब है कि तहरीक इंसाफ हर तरीके से इन तमाम हालात से अपने आप को बरिउज़्ज़िम्मा करार देना चाहती है, लेकिन एक चंद सवालात ऐसे और भी हैं जो अगर इस मौके पे ना पूछे जाएं तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि अब तक आने वाले जो तालिबान के हवाले से खबरें हैं उसमें और 2008 और 9 के मुकाबले में कोई की वो जो खबरें थी उनमें और आज में कुछ फ़र्क है। वहाँ पर उस वक्त तालिबान जो थे वो एक बड़ी कुव्वत के तौर पे सामने आए थे, हज़ारों की तादाद में वो सवात के अंदर मौजूद थे, उनके पास असलहा, एमुनेशन और बाकी सारा का सारा सामान इतना ही था जितना कि किसी फौजी इदारे के पास हो सकता है।
और उस वक्त वो ज़मीन पे मौजूद थे, इसलिए उनके साथ लड़ाई का सिलसिला भी उसी सूरत जारी था। लेकिन ये जो चंद वाक़यात अभी सवात में हुए हैं, तो इससे एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या सूबाई हुकूमत ने अपने तमाम इख्तियारात को एक्सरसाइज करके उन लोगों को, जिन लोगों ने सवात की किसी गली कूचे में किसी को निशाना बनाने की कोशिश की, क्या सूबाई हुकूमत ने अपने पास मौजूद फोर्सेस को उसके लिए इस्तेमाल किया? क्या वो पुलिस, जिसे मिसाली पुलिस कहा जाता है, उन्होंने अब तक कोई तफ्तीश करके उस बच्चों के वैन पर हमला करने वालों का कोई सुराग लगाया? और अगर लगाया भी तो उसे लोगों के साथ क्यों शेयर नहीं किया? इस वक्त जो सूरत हाल है, जो यानी जो जल्द से जुलूस हो रहे हैं, उसमें भी यही सवाल उठाया जा रहा है वहां पे कि आखिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब तक इस सारे मामले से अपने आप को क्यों बचाए रखा? वो किस चीज से बचना चाहती है? उसके वो रहनुमा जो कि अपने हलकों में जाने से इस वक्त कतरा रहे हैं, और उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि शायद उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी वहां से निकाल दिया है, जिस तरह के लोग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी कहते हैं, मुराद सईद का कहते हैं, बाकी भी जो वज़रा हैं। ये दूसरी बात है कि जब हम सवात में मौजूद थे तो हमें वहां से कुछ ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे ये पता चले कि इन लोगों ने अपनी फैमिलीज को वहां से शिफ्ट कर दिया है और महफूज मकामात पे चले गए हैं। लेकिन ये बात जो है, ये नज़र मिन शम्स है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस सारे मामले का मलबा वो जो है वो रियासत पे डाल रही है। लेकिन इससे पहले उन्होंने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब सूबे का इख्तियार इनके पास है, तो सूबे में अगर बॉर्डर से कोई आ भी गया और किसी ने यहाँ पे सीज फायर का फायदा उठाया, या उसने फेंसिंग में कहीं बाढ़ लगाई या कुछ भी किया, अगर यक्का दुक्का वो यहाँ पे आ गई, या वो यहाँ पे रहने वाले वही स्लीपिंग सेल्स से जो कि माशरे में गुम हो गए थे और वो फिर निकल के सामने आ गए और वो खामोश हो गए थे ऑपरेशंस के दौरान, क्योंकि ये बात तो सब मानते हैं कि ऑपरेशंस जब शुरू हुए तो तमाम के तमाम तालिबान तो अब पाकिस्तान से नहीं चले गए थे, उनके कुछ लोग यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में फिर भी रह रहे थे। ये दूसरी बात थी कि वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे। तो अगर ऐसे में अगर कोई ऐसे शवाहिद मिलते भी हैं, तो क्या हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमत ने सबसे पहले और वफाकी हुकूमत और सब ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं या नहीं की? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है और ये हमेशा रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि तहरीक इंसाफ इस सारे मामले से क्या हासिल करना चाहती है, उसका अपने सियासी मामलात पे, इस हुकूमत ख़त्म होने के मामलात पे इस वक्त जो रियासत के साथ उसकी जो पॉलिसी चल रही है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और वो अपने गिले शिकवे करने में उनका हक भी बनता है कि वो कोई गिला शिकवा करें कि उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है। लेकिन उन मामलात को ला के फिर इस किस्म के मामलात के साथ जोड़ना, और अगर इस सूरत में अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है कि फिर तमाम की तमाम फोर्सेस को एक बार फिर बुलाना पड़े, तो इस रविश का कोई क्या जवाब देगा? उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बनती है और ये ब्लेम गेम इस हद तक जा रही हो, और कुछ लोग जो है अपना फ़र्ज भी पूरा ना किया हो, अपने तमाम इख्तियारात भी इस्तेमाल ना किए हो, कैसे किसी से गिला शिकवा कर सकते हैं? लेकिन लोगों की परेशानी हक बजानिब है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे भी अंदाज़ा होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ कबूल कर रही है, और इन्होंने अब लाहौर तक भी अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो इनकी जिम्मेदारियाँ कबूल करना, एक इनका खैबर पख्तूनख्वा में अमल दखल अभी तक सामने आया है, एक पंजाब में। मेरा ख्याल है कि रियासत से गिला शिकवा अपनी जगह पे बनता है, लेकिन कोई ये भी बताएगा कि इन दो सूबों में जिनकी हुकूमत है, जिनके पास पूरा इख्तियार है, जिनके पास सर्विलेंस के भी वो हैं, उनके पास निगरानी के भी मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, उनकी फोर्सेस हैं, गली कूचों में फैली हुई हैं, उन्होंने अपना फ़र्ज किस हद तक अदा किया, और इस सारे वाक़े से ब्लेम गेम करके कोई क्या हासिल करना चाहता है? मेरा ख्याल है कि ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।